नमस्कार, बेहद जरूरी है देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। यमुनानगर में हुए जहरीली शराब कांड के मामले पर राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। जहरीली शराब कांड के लिए विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बगैर सरकारी संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण के अवैध शराब का धंधा चल नहीं सकता। आज हरियाणा आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर रादौर विधानसभा के सारण गांव पहुंचे। यहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। सारण गांव में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई है। वह बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जहरीली शराब कांड मामले की जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा लोगों ने भी इस कृत्य में जो शामिल है लोग, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बारीकी के साथ पुलिस उसकी जांच कर रही है। 7 लोग, अब शायद कोई एक आध बढ़ गया हो तो मुझे पता नहीं, पर 7 लोग अरेस्ट कर लिए थे, वो सब जेल में हैं। और भी अगर कहीं जो भी है उनके यहाँ भी 10 टीम हमने पुलिस की बना रखी है एसपी साहब ने, और वो पूरी उसमें लगी हुई मुस्तैदी के साथ। सरकार के कहेंगे संरक्षण रखना। अब कोई आदमी है वो छोटा मोटा काम कर दे, इस प्रकार के घटिया काम कर दे या छोटे मोटे खुर्दे उड़ा शराब, सरकार का कहेगा संरक्षण हो। सरकार ने पूरी तरीके से सख्ताई रखी कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कोई भी इस प्रकार की शराब नहीं बेचनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए। पर लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा कि कानून में इस प्रकार का प्रावधान जो है ना, वो जो सजा का प्रावधान वो कम है, इसलिए उस प्रकार के लोग घबराते नहीं है, करते रहते हैं। लेकिन ये जो घटना है ना जी, इस घटना में, इस घटना का कोई वो नहीं है। वो बेचने वाला तो है तो गलत, तो कानून नहीं होने, तो उनके खिलाफ भी सख्त ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन ये बहुत घटिया कृत्य जो किया गया है और इसमें सख्त कार्रवाई करें। बिना सत्ता पक्ष के लोगों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके और राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा रैकेट नहीं चल सकता। ये साफ वो है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गब्बर आए या मुख्यमंत्री आए या कोई और आए, लेकिन इनको राहत दे, लोगों का दुख सुख में शामिल हो। वहाँ गांव में अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, के लिए उसकी योग्यता है, उसको नौकरी दी जाए पक्की। और कंपनसेशन का जहां तक सवाल है, क्योंकि सरकार की लापरवाही से हुआ है। एक्साइज डिपार्टमेंट तो बहुत रेवेन्यू इकट्ठा करता है, और ऐसी घटना घटी है तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन होना चाहिए। और सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की, हाई कोर्ट के। तो बेहद जरूरी है, मैं चर्चा इसी मुद्दे पर हम करेंगे। उससे पहले हम 3 सवाल जो इस चर्चा के लिए बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, जहरीली शराब कांड में जांच कहां तक पहुंची? सवाल नंबर 2, क्या जहरीली शराब कांड पर सिर्फ राजनीति हो रही है? और सवाल नंबर 3, अवैध शराब के तस्करों पर पूरी तरीके से नकेल कब कसी जाएगी? तो ये 3 सवाल हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज बेहद जरूरी है में हम चर्चा करेंगे। तो हरियाणा में जहरीली शराब कांड को लेकर अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस पूरे प्रकरण के बाद जो अब पीड़ित हैं उनके पास राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीड़ित पक्ष की तरफ जो पीड़ित परिवार हैं उनके लोगों से मिलने के लिए अब नेता अवगण पहुंच रहे हैं। तो इस चर्चा मेरे साथ अलग अलग सियासी दलों के नुमाइंदे इस वक्त जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीप कमल सहारण हैं जननायक जनता पार्टी के, दीप कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। मनवीर छिल्लर जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब बताइए, जांच कहां तक पहुंची सर? कितने लोग अभी भी गिरफ्त से दूर हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथी को, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले जो इस जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी सांत्वना है और भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की उनको शक्ति दे। दूसरी बात,
और लगता है संपर्क टूट गया है। आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं बोलिए ये बोलिए। कहता हूं कि ये जो मामला चल रहा है बहुत सालों से, इस पे हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ एसआईटी गठित कर करके बहुत लोगों को पकड़ने का काम किया, बहुत लोगों के छापे मारने का काम किया, और उनके घरों पर जिन्होंने नशीले से इनकम की है उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाने का काम हमारी सरकार ने पहले से भी किया है। और अब हमारी सरकार ने तत्पर कार्रवाई करते हुए 7 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। जो मास्टरमाइंड है उनको भी गिरफ्तार करके 6 दिन के वो रिमांड पर है, और एक कड़ी से कड़ी जोड़कर जो भी इसमें दोषी होगा, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे किसी पार्टी से संबंध रखता हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं। और जो भी लोग इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार लोगों के साथ है। हमारी सरकार बिल्कुल किसी गतिविधि जो अवैध गतिविधियां हैं उसका समर्थन नहीं करती। ये तो दूसरी सरकारों में होता था कि जब कांड भी हो जाते थे और लोग पकड़े भी नहीं जाते थे, हमने तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात की है। और जो भी और मास्टरमाइंड है, कोई जेल में बंद है, उनको भी हम प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उनसे भी कड़ी पूछताछ करेंगे, और जो भी लोग दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम काम करेंगे। देखिए, ये घटना तो कोई कुछ, मैं एक प्रार्थना जो गांव के लोग होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बगैर उनकी जानकारी के तो ये अवैध शराब और ये नशे की चीजें बिकती नहीं। उनको तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, पुलिस विभाग को सूचना देनी चाहिए, ताकि तत्पर कार्रवाई करते हुए ऐसी घटना होने से पहले उनको दबोचा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग ऐसी घटना हो जाती है उसके बाद जागरूक होने की बात करते हैं, उसके बाद शिकायत करने की बात करते हैं। मैं दोबारा से उन परिवारों के संवेदना व्यक्त करते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं, उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जितनी कड़ी हो सकती है उन आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। चलिए, दीपकमल सहारण जी, लगातार आरोप ये लगाया जा रहा है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा नेताओं के बयानात, बार बार ये कहा जा रहा है कि बगैर सरकारी संरक्षण के और सत्ताधारी दल के लोगों की मिलीभगत के बगैर ये संभव नहीं था। और किस स्तर पे था ये तो जांच का विषय हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे रिस्पॉन्ड करें। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिवाली से पहले यमुनानगर में घटी है, और जिस संख्या से लोगों की जान गई है वो सभी के लिए बहुत अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसमें जहां तक बात ये है कि ये काम करने वाले कौन थे, कौन इस बिजनेस को चला रहे थे, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा इशू है जिस पर हमारी पुलिस जो यमुनानगर जिले की है वो बहुत तेजी से और बहुत सख्ती से काम कर रही है। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी वहां पर हो चुकी है। जो कारिंदे थे वो भी, जो इस तरीके का काम कर रहे थे, शराब बनाने की फैक्ट्री जो चला रहे थे, जिस भी रूप में वो चल रही थी, उसको चलाने वाले लोग भी, और अगर कोई उसके अंदर कोई ठेकेदार या कोई थोड़ा सा बड़े स्तर की कोई बात है तो वो सारे के सारे अब सलाखों के पीछे हैं। अब उसमें कोई अगर कहीं पर छुपकर किसी गांव में या खेतों से अगर कोई चीज चलवा रहा है तो वो जब सामने आएगी या जब उसकी कोई शिकायत आती है, तब पुलिस अगर तेजी से काम ना करे, प्रशासन अगर तेजी से काम ना करे, तब आप सरकारी संरक्षण की बात उस पर कह सकते हैं या कोई एक सवाल हो सकता है। नहीं तो ये तो एक सरकारी एक के बारे में विपक्ष के जो है वो एक हमेशा के लिए एक लाइन होती है कि हाँ, कोई भी गड़बड़ होती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए या कोई बड़ा हादसा हो जाए या कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो उस पर फिर सरकारी संरक्षण है, ये कह दिया जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसे संकेत हैं पिछले 15 दिन में, 10 दिन में, जब से ये घटना चर्चा में है, कि किसी सरकारी हस्तक्षेप की वजह से कोई कार्रवाई होने में देरी हुई हो या किसी को गिरफ्तार करने से रोका गया हो, कोई सिफारिश की गई हो? अगर इसके अंदर कुछ लोग ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों की पृष्ठभूमि राजनीतिक है, तो वो भी सलाखों के पीछे हैं और उनको भी किसी ने संरक्षण नहीं दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर पुलिस अपनी तहकीकात ठीक से कर रही है। आने वाले दिनों में ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि कौन करता धरता था इस काम का, तब जाकर हम ये कह पाएंगे कि हाँ, अगर कोई वाकई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ही इसका करता धरता था, तब हम उसकी जिम्मेदारी किसी पर डाल पाएंगे। उससे पहले तो फिलहाल पुलिस अपनी शुरुआती जांच में है और जो धाराएं हैं वो भी 302 तक की लगाई हैं, यानी हत्या की जो धारा होती है जिसके तहत सबसे अधिकतम सजा हो सकती है, उसके तहत लोग अंदर हैं। तो इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई मुझे लगता है कि प्रशासन जो है वो नहीं कर सकता था, जो जितनी तेजी से की है।
और उस पर किसी राजनेता ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। ये तो कहना ठीक है कि हाँ, विपक्ष के तौर पर आसान बात होती है ये कहना, लेकिन ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। मैं इसको एक सामाजिक इशू भी मानता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर लोगों में अभी भी इस बात का कहीं चलन रहता है कि अपने घर में शराब निकाल कर, या कोई स्थानीय स्तर पर कोई शराब जो निकालने वाले होते हैं देसी शराब, उनसे लेकर शराब पीना, वो भी त्योहार के मौके पर या उसके दौरान, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई का भी पार्ट है। इसके खिलाफ भी जागरूकता रहनी चाहिए कि भले ही वो थोड़ी सी सस्ती आपको मिल जाए, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। उसके अंदर क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, किस रूप में उसको तैयार किया गया है, उसकी किसी को गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं है। पहली बात तो वो सुरक्षित नहीं है पीने के लिए, और दूसरी बात उसको पीना, खरीदना या किसी भी रूप में उसको अपने पास रखना, ये एक गैर कानूनी काम है। ये भी एक सामाजिक तौर पर मुझे लगता है कि सामाजिक पहलू पर दीपकमल जी, सामाजिक पहलू पर भी आगे हम बात करेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विद्रोही साहब, देखिए, घटना की चारों तरफ निंदा हो रही है, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा और कार्रवाई भी हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्शन हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, उससे विपक्ष सेटिस्फाई है या विपक्ष को ये लग रहा है कि किसी का सर बचाने की कोशिश हो सकती है? धर्मराज जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दिवाली से ठीक पूर्व जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की यमुनानगर में मौत हो जाना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये कहना कि भाई किसका हस्तक्षेप हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, नहीं बचा रहा है, ये बात बेमानी है। सांप निकलने के बाद लकीर पीटती जा रही है। मेरे भाजपा के साथी ने कहा कि गांव के सरपंच सूचना दें, बताएं पुलिस को, बताते नहीं। ये ठीक है कि गांव के सरपंच या गांव के जागरूक लोगों को तो सूचना देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सरकार क्या कर रही है? सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? सरकार की सीआईडी क्या कर रही है? क्या सरकार को नहीं पता कि जहरीली शराब बन रही है, बिक रही है, कच्ची शराब बिक रही है? ये कहना सरकार को नहीं पता, यही अपने आप में हास्यास्पद है। मैं ये दावा नहीं करता कि हरियाणा में ये घटना पहली बार हुई है या और सरकारों के राज में नहीं हुई, ये भी गलत होगा। कांग्रेस के राज में भी हुआ है, इनेलो के राज में भी हुआ है, अभिपा और भाजपा के राज में भी हुआ है, इनेलो और बीजेपी के राज में भी हुआ है, और अब फिर बीजेपी और जजपा के राज में भी हुआ है। ये कटु सत्य है। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हरियाणा में 2019 के बाद जितनी कच्ची शराब से मौतें हुई हैं, कच्ची शराब की तस्करी बढ़ी है, ड्रग्स का व्यापार बढ़ा है, इतना हरियाणा में कभी नहीं था। हमें यह भी विचारना होगा कि 2019 के बाद ऐसी स्थिति क्यों आई। 2019 के बाद सबसे पहले शराब घोटाला कोविड के दौरान हुआ। कोविड के दौरान जो शराब घोटाला हुआ, जिसमें पुलिस भी संलिप्त थी, सरकारी गोदाम से शराब चोरी गई, उसके लिए एसआईटी गठित हुई थी। आज तक तो पता नहीं चला कि उसके कर्ता धर्ता कौन थे, सरगना कौन थे। वो रिपोर्ट भगवान जाने कहाँ है। कोई बड़ा पुलिस अधिकारी नहीं पकड़ा गया, छोटी मोटी मछलियों को पकड़ लिया गया। पानीपत, सोनीपत में 2020 में 30 से ज्यादा लोग मरे। नवंबर 22 में फरीदाबाद में 3 लोग मरे। नवंबर 22 में ही इसमें सोनीपत में 4 लोग मरे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सिरसा जिला है, जहां हमारे आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उसी जिले से संबंधित हैं, और भाई रजत जी मुझसे ज्यादा जानते होंगे, इनकी पार्टी का वहां प्रभाव भी अच्छा है। विगत एक सालों की बात कर रहा हूं मैं, सिरसा जिले में 43 लोग ड्रग्स के कारण मर चुके हैं और 89 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी तब ड्रग का कारोबार हरियाणा में केवल 3 जिलों के अंदर था, और अब वही ड्रग का व्यापार खुद सरकार के अनुसार 14 जिलों में फैल चुका है। ये कैसे फैला? सरकार ने इसको रोकने के लिए हरियाणा राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो बनाया 4 महीने पहले, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा 8 थाने भी घोषित कर दिए गए, पर उनके अंदर आज तक 4 माह बाद भी कोई टीम नहीं बनी है। अगर टीम नहीं बनी तो रोकेगा कौन? और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि कच्ची शराब बिक कहां सबसे ज्यादा रही है? सरकार के अनुसार ही अंबाला में, यमुनानगर में, करनाल में, कैथल में, पानीपत में, सिरसा में, फतेहाबाद में। और इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर एक आश्चर्य की बात और है
हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनका गृह जिला अंबाला है, और हरियाणा का हर भाई जानता है कि अंबाला और यमुनानगर दोनों सटे हुए नहीं, एक ही जिले थे। और गृह मंत्री जी को आज की तो राजनीति कर रहे नहीं, जब वो राजनीति में थे तब भी एक जिला था। अर्थात अंबाला और यमुनानगर, जैसे हमारे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ को एक जिला सा माना जाता है, सिरसा फतेहाबाद को एक जिला सा माना जाता है, उसी तरह अंबाला और यमुनानगर भी एक जिला ही है। और गृह मंत्री वहीं के हैं, गृह मंत्री आवास के 10 किलोमीटर दूर ये घटना हो जाती है। और दूसरा, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी करनाल क्षेत्र के हैं। और सबसे ज्यादा शराब की तस्करी कहां हो रही है? कच्ची शराब की, यमुनानगर, करनाल, कैथल और पानीपत। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, जो कानून व्यवस्था को लागू करने के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के आसपास, जिसे मैं राजनीतिक भाषा में कहूंगा, उनकी नाक के नीचे ये सारा खेल हो रहा है और उनको मालूम नहीं, तो इसकी तो दो ही अर्थ है। मुझे माफ करना, मैं बड़ा कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि क्या तो वो नाकारा है या वो इसमें मिले हुए हैं। अब वो मिले हुए हैं या नाकारा है, ये फैसला आप विश्लेषण से कर लें, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार की बिना मिली भगत, छोटी बड़ी, और सरकार भी नहीं होगी। मान लो मैं सरकार के नेताओं को भी अलग करता हूं, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिली भगत के बिना कच्ची शराब, मैं खत्म कर रहा हूं, कच्ची शराब और इसकी तस्करी हो नहीं सकती। मैं ये बात इसलिए दावे से कहता हूं कि मेरा जो जिला रेवाड़ी महेंद्रगढ़ है वो राजस्थान के साथ लगता हुआ है, और हमारे यहाँ राजस्थान से बहुत कच्ची शराब वर्षों पहले आती थी, और मैं लगातार इस बात को आवाज उठाता था और मैं कहता था इसमें सरकारी लोग, सरकारी नेता मिले। वेद प्रकाश विद्रोही जी, खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं। सौभाग्य हमारे वो समस्या खत्म हुई, पर ये कहना कि बिना नहीं, मैं सर जब से ये घटना आई सामने आई विद्रोही साहब, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि बगैर संरक्षण के ये संभव ही नहीं है। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, किस स्तर पे संरक्षण है ये जांच आप करवा लीजिए कि किस स्तर पे संरक्षण। अगर और ये अगर कोई एक बात कहूंगा सर, एक बात और कहूंगा सर। देखिए सर, मेरा कहना है कि जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाक के नीचे हो रहा है तो सरकारी पुलिस अधिकारी इसकी जांच सही नहीं कर सकते, क्योंकि वो संलिप्त है। इसकी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में निष्पक्ष जांच होगी। चलिए ठीक है विद्रोही साहब। रजत पंजेटा जी, जो कार्रवाई अभी तक हो रही है, क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं उनको आप ये उसे सहमति दर्ज कर सकते हैं कि उन घटना को लगातार मुझे लगता है दूसरा या तीसरा दफे है जब इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं, कई बार बीजेपी के नेताओं ने एक्सेप्ट किया कि भाई चूक हुई है, लोकल इंटेलिजेंस फेल हुआ है और उसकी हम आगे पड़ताल करेंगे। देखिए, इतनी मौतें हो गई, 22 का भी आंकड़ा है, 24 का भी आंकड़ा है, तो इतनी मौत होने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार अब कोई एक्शन कर रही है तो उसको हम सेटिस्फेक्शन के रूप में मान लें, तो सरकार पहले ये बताए कि सरकार की नाक के नीचे अंबाला के धनौरा और बाजलपुर के बीच में ये फैक्ट्री धड़ेले से काम कर रही थी, अवैध शराब बनाने की ये फैक्ट्री चल रही थी। तो सरकार की इंटेलिजेंस कहां थी जब पूरी एक फैक्ट्री चल रही है? और दूसरी बात, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम मोगली अंकित मोगली करके जो आज जिसको अरेस्ट किया है, जिसकी बात कर रहे थे, अभी कोविड की बात हो रही थी। हमने कोविड में बार बार सारे, जब लॉकडाउन का मतलब आपको सबको पता है कर्फ्यू था, सब्जी लेने के लिए भी सिर्फ सुबह का टाइम जो सरकार निर्धारित करती थी, सुबह के टाइम पे आप उस समय के बीच में ही केवल अपनी सब्जी, दूध, ब्रेड जिसको जो चाहिए आप वो ले सकते हो। उसके बाद आप उस समय के बाद वो कर्फ्यू एक लॉकडाउन की स्टेज है और आप बाहर घूम नहीं सकते, आपको घरों में बंद रहना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने उस वक्त भी कोविड के दौरान हरियाणा से पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में सरकार इसकी शराब की सप्लाई करी थी। ये कैसे संभव है? धर्मराज जी, कैसे संभव है? क्या कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच में करनाल के अंदर हुआ, आपको पता है, गोदाम सारा तोड़ के शराब निकाली, खरखौदा में हुआ, शराब निकाली।
फतेहाबाद में ऐसे ही हुआ, L1 शराब निकाली। अरे शराब की फैक्ट्रियां कैसे चल रही थी? शराब की फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं हुई? ट्रक के ट्रक कैसे निकल रहे थे? कौन निकाल रहा था उनको? जब कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, और ये व्यक्ति जिसका नाम सामने आया है उसने कबूल किया कि उसने लॉकडाउन में धड़ल्ले से शराब बेची है, तो किसके संरक्षण से बेच दी गई इसने? आज ये जो मौत हुई है, इन 24 मौतों का जिम्मेवार कौन है? अगर सरकार अभी भी कहती कि हम एक्शन नहीं करते और ये बाहर घूमता रहता, फिर तो बिल्कुल ही सरकार है ही नहीं फिर तो। और अभी भी क्या है, इतने मौत होने के बाद अगर आप ये कह रहे हो, अखबारों की सुर्खियां बन गई, और फिर भी ये बात कहते हैं कि कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 2 पार्टियों का नाम आ रहा है, मैं नहीं लेना चाहता, मैं क्यों नाम लेके, मैं ऐसी छोटी राजनीति नहीं करता। अगर ये लोग होते तो अब तक ये गले फाड़ फाड़ के नाम ले रहे होते। मैं इन जैसे का स्तर नहीं है मेरा राजनीति, क्योंकि मेरी संवेदना, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं जहरीली शराब पीने की वजह से, कोई वजह होगी। पिछले साल 84 मौत हुई है, 84 ड्रग ओवरडोज से। सारे युवा हैं 35 साल से नीचे, सब 35 साल से नीचे। यानी जवानी खत्म की खत्म हो रही है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, इनसे तार जुड़ रहे हैं, और फिर आके ये कहते हैं कि हमने, अरे अरेस्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या अभी भी आप ये कहते हो, आप ये टीवी पे आके बोल के ये अपनी पीठ थपथपाना चाहते हो? इसके लिए आप एक बात बताओ, जब जहरीली शराब से सोनीपत में और पानीपत में पहले ऐसे लोगों की जान जा चुकी है, विधानसभा के पटल पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने क्वेश्चन उठा चुके हैं, आपको पूरा आपने तब आंकड़े भी गलत दिए थे, सरकार को एम्बेरसमेंट भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि कुछ पार्लियामेंट में कुछ और दे रहे हैं, विधानसभा में कुछ और दे रहे हैं। लेकिन अब अगर सरकार, आप इसको, मुझे ये सेटिस्फेक्शन अभी है, अरे फैक्ट्री चल रही है, आप मुझे पूछ रहे हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है? मेरी सेटिस्फेक्शन क्या, जिन लोगों की जान चली गई, ये कोई अगर अभी भी उनको आप अरेस्ट नहीं करोगे, इसका मतलब तो जंगल राज है ये। यानी आपसे जुड़े, आप एक बात बताइए, जब पिछली बार हम डिबेट पे थे, तब फतेहाबाद का किस्से के बारे में बात हुई, जिसके बारे में सरकार से जुड़े लोग थे, और वो जमानत पे फिर बाहर आ गया, और फिर जिन्होंने शिकायत करी थी उनको धमकाने लग गया, जो अवैध रूप से नशे का कारोबार कर रहा था। ऐसा ही रानिया के अंदर भी हो चुका है, ऐसा ही सिरसा के अन्य जिलों में भी हो चुका है। जब, और ऊपर से अकेला ये नहीं, सिर्फ ड्रग्स की बात भी जब होती है, तो अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा के पटल पे गुड़गांव के जो मेट्रो के पिलर नंबर तक दे दिए थे कि यहाँ पे अवैध नशा इन पिलर्स पे इतने से इतने बजे, गुड़गांव की मेट्रो पे जब नीचे लोग उतरते हैं, तो यहाँ खुले रूप से रेव पार्टीज के अंदर, स्कूलों के बाहर जो है वो ऐसा अवैध रूप से जो है नशे का बेचने का कारोबार चल रहा है धड़ल्ले से, और बच्चे पूरे एक्सपोज्ड हैं, यूथ पूरा एक्सपोज्ड है, कोई जाके उनसे नशा खरीद ले। ये किसके संरक्षण के बिना पॉसिबल है, आप मुझे बताइए। फिर आपका जो पूरा का पूरा इंटेलिजेंस विभाग है वो क्या कर रहा है? आप अगर ये बोलते हो कि भाई सरपंच एक गॉस्पेल ट्रुथ है, सरपंच भी एक व्यक्ति है, उसके ऑपोजिशन में कभी लड़ा है, आज वो किसी वो, अरे उनके कईयों में तो ऐसी जगह उनके खुद के परिवार के लोग शामिल हैं हरकतें करने में। आप वो क्या बताएंगे, किसी को क्या बताए? ये काम तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी अगर यहाँ किसी की फिक्स होती है तो गवर्नमेंट की होती है, आबकारी विभाग की होती है, और सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अब किस मुंह से क्या दिखाएंगे? इस्तीफा दे दो, फिर तो इस्तीफा। अगर पहले ऐसे केसेस हो चुके हैं तो क्या सीखा आपने उससे? अगर आप अब कह रहे हो ये अगर रिपीट हो रही है घटनाएं, और एक फैक्ट्रियां चल रही हैं, जगह बता दी मैंने आपको कहां से कहां के बीच में, तो ये तो पूरा का पूरा ठीक है, फेलियर है, फिर लॉलेसनेस है ये तो। बिल्कुल फेल्योर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो जांच हो रही, जो कार्रवाई कर, आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल तय करनी पड़ेगी, और अगर तय नहीं करेंगे तो फिर घटनाओं का रेपिटेशन ही होगा। मनवीर छिल्लर जी, आज आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कुछ डिमांड्स भी की हैं, कुछ मांग भी की है। अभी तो मूल तौर पर यह होना चाहिए कि सरकार संभवतः ये सुनिश्चित करे कि इस पूरे इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी, जहां पर सबसे ज्यादा मौत हुई है, वहां पर और मौत ना हो, और अभी भी जितने लोग बाहर हैं उनको सलाखों के पीछे भेजे। धर्मराज जी, देखिए, शराब का जहरीला होना और इतने लोगों की मृत्यु कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था का खोट है और व्यवस्था का एक लालच है, जिसमें चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे अफसरशाही हो, चाहे पुलिस हो, जितने भी विभाग है, सबकी
जिम्मेदारी है, सब उसमें दोषी हैं। और ये बीजेपी का गुजरात मॉडल है जो पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी है। क्योंकि मैं एक आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं कि हिंदुस्तान में जहरीली शराब से जो भी मृत्यु हुई है, उनमें जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो सभी के सभी बीजेपी शासित राज्य हैं। और उन टॉप 5 में हरियाणा भी टॉप 5 में आता है। तो ये गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में फैल रहा है। गुजरात में भी शराबों से मृत्यु है, कर्नाटक में बहुत ज्यादा मृत्यु है, हरियाणा में भी आप देख रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी मृत्यु हुई है। 2016 में 169 हुई है, 2017 में 135, 18 में 162, ऐसे ही ये चलता आ रहा है। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने स्वयं कहा कि यह मामला, ऐसे मामले बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, हमने बुलडोजर की कार्रवाई की। तो ये बुलडोजर कहां से आ गया इस कार्रवाई में? जो कार्रवाई तो करना इनके बस का नहीं है, अब उसका ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर कि अब भी कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर आ जाएंगे, बुलडोजर आ जाएगा। ये बताइए, इससे पहले जो इतने सालों से मृत्यु हुई है, उनमें इन्होंने क्या किया? आज तक क्या किया? कितनी बार ऐसे हादसे होंगे, तब ये सरकार सबक लेगी और उन घटनाओं पर लगाम लगाएगी, उन हादसों को रोकेगी। कितने और लोगों की जान जानी बाकी है, कब ये सरकार जागेगी? इसके साथ इन्होंने कहा कि हम बहुत एक्शन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इनके एक्शन की हवा भी निकालते हैं, क्योंकि इन्होंने 6 दिन पहले 90 सैंपल लिए गए थे शराब के। 6 दिन पहले 90 सैंपल लिए थे, आज तक पंचकुला नहीं पहुंचे हैं वो। इससे कुछ महीने पहले 56 सैंपल शराब के लिए गए थे, आज तक एक भी सैंपल की रिपोर्ट नहीं दी है इन्होंने, ना सार्वजनिक की है। ये जो यहाँ बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता साथी जो सहानुभूति दिखा रहे हैं, हम उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और कॉर्पोरेट स्तर पर ये क्राइम चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग हैं। देखिए, कहीं भी एक शराब की फैक्ट्री होती है तो ऐसा नहीं है कि आप छिपके शराब बना दे। शराब की दुर्गंध इतनी ज्यादा होती है कि कई 100 मीटर दूर से पता चल जाता है कि वो शराब की फैक्ट्री है, वहां पे शराब बन रही है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका सर्कुलेशन, उसको बेचना, ये इतने बड़े लेवल पे है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बिना, एक पूरा कॉर्पोरेट लेवल पे किए बगैर ये कार्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही इसमें सहमति या संरक्षण होता है स्थानीय पुलिस का, इसके साथ ही इंटेलिजेंस का, सीआईडी का, इसके साथ ही एक्साइज ड्यूटी चोरी हो रही है उनका, इसके साथ ही जो सैंपलिंग विभाग है, जो सैंपल लेता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, उनका। एक नहीं, इतने विभागों को चकमा दे करके एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर चल रहा है, तो धर्मराज जी, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये संरक्षण से चल रहा है। और इस संरक्षण से और इस पैसे से क्राइम पोषित होता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्राइम पे है। आज जो हरियाणा की क्राइम में बदतर स्थिति है वो यही है कि उन क्राइम वालों को फंडिंग मिल रही है, उनको ऐसे रोजगार दे दिए गए हैं कि जहां से उनको पैसा मिलता है और वो क्राइम करते हैं और उनके हौसले बुलंद है और उसी पैसे के दम पर फिर वो क्राइम से अपना बचते हैं, कोर्टों से, पुलिस को रिश्वत दे करके बचते हैं। इसके साथ ही देखिए, मैं कुछ चीजों के और एक बात रखना चाहता हूं कि अब तक इसमें जेजेपी के कुछ लोगों का भी नाम आया है। उन लोगों का, वो लोग भी हैं जिन लोगों का नाम कोरोना के समय भी आया था, उस समय भी इन्हीं लोगों का नाम आया था, तब भी यह बात ठीक है सर। ठीक है मनवीर जी, ब्रेक जल्दी कंप्लीट कीजिए। इसके साथ ही देखिए, अखबारों में सुर्खियां, और ये बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने 3000 से अधिक जगह छापेमारी की और बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। ये स्वयं इनका तथ्य, इनका स्टेटमेंट यह प्रमाणित करता है कि हरियाणा में बड़े लेवल पर अवैध शराब है। यह सिर्फ एक जिले में नहीं है, यमुनानगर, हरियाणा के 22 जिलों में ऐसे ही अवैध शराब, ड्रग्स, ऐसे ही पूरे देश मनवीर जी नस्ल को खराब करने का कार्य। नहीं, आप लोगों ने जो आरोप लगाया उन आरोपों का हम जवाब लेंगे। ब्रेक का वक्त हो चला है। अमित नेहरा भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम जरूर समझेंगे, क्योंकि अभी तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल व्यू समझेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहस जरूरी है, आप देख रहे हैं सीधे चलते हैं। अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप भी वेरी फर्स्ट डे से इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे होंगे, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसको भी आप देख रहे होंगे। मैं सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूं कि जैसा कि विद्रोही जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं कि पहली बार घटना हुई है, इससे पहले की सरकारों में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, अब एक बार फिर घटनाएं हुई हैं। और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये दावा किया जाता है कि आखिरी होगी, आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। देखिए धर्मराज, ये तो जहरीली शराब है। अगर शुद्ध शराब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में बनी हो, डिस्ट्रीब्यूट हुई हो, तो उस पे एक चेतावनी लिखी होती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी, ठीक है ना। तो ये मानने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि शराब अपने आप में ही एक जहरीली चीज है जो कि सरकारी तौर पे बनी हुई हो। अब बात आती है गैर कानूनी रूप से जो शराब बनी हो, जहरीली हो, तो वो कितना नुकसान करती है। देखिए, उस दोनों शराबों से आदमी मरता है, उसमें थोड़ा लेट मर जाता है। जो शुद्ध शराब होती है थोड़ा टाइम लंबा ले लेता है वो, लेकिन इसमें तो तुरंत आपको मिल जाता है रिपोर्ट कार्ड जहरीली शराब में। और ये दो इश्यू हैं, जहरीली शराब जो बिकना है वो दो इश्यू हैं। एक तो है लॉ एंड ऑर्डर का और दूसरा है रेवेन्यू का। अब दोनों चीजें समझें कि जो वितरण है जहरीली शराब का, जो अवैध रूप से वितरण होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। उसमें पुलिस की भी भूमिका है, भाई आपके एरिया में कैसे बिक रहे हैं ये, ठीक है ना। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ झाड़ लिए हैं। उन्होंने तो ये कह दिया आज प्रवक्ता ने कि ये नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो पता करें, लगाएं। ठीक है, पुलिस अपने घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं, लोग ये कर लेंगे अगर इस तरह की घटनाएं चलती रही तो। दूसरी है रेवेन्यू का लॉस होना, उसमें एक्साइज भी जिम्मेदार हो जाता है। अभी आप जो सरकारी तौर पे जो छुट्टी हैं बोलियां, तो उसकी बजाय जो सारा का सारा रेवेन्यू है वो निजी हाथों में जा रहा है। तो ये दो इसमें एंगल है। तीसरा ये है कि ये पहली घटना नहीं है, विद्रोही जी ने ठीक कहा और बड़ा दिल दिखाया उन्होंने ये भी कहा कि हमारे टाइम भी हुआ है, निश्चित तौर पे हर टाइम हुआ है। लेकिन अगर 2-3 साल की अभी बात कर ले तो पिछले साल सोनीपत में 32 लोग मर गए थे और महीना यही था नवंबर। तो सरकार की जिम्मेवारी ये है, प्रवक्ता की, सरकारी प्रवक्ता की, वो बताएं कि वो जो आरोपी थे सोनीपत शराब कांड के, जहरीली शराब कांड के, क्या वो जेल के अंदर हैं, क्या वो केस खत्म हो गया, किस स्टेज में है, तो वो कम से कम आंकड़े तो बताएं जनता को, भाई हमने ये कार्रवाई कर दी। पुलिस का पकड़ना, त्वरित कार्रवाई एक अलग बात है, लेकिन उस केस में चलना, उस पर आरोप तय करना, सजा दिलवाना, वो भी तो सरकार का काम है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का। तो नागरिकों को ये भी जानने का हक है सोनीपत के जो दोषी थे शराब कांड के, तो उनका क्या हस रहा आज। बुलडोजर तो कह दिया उन्होंने, लेकिन क्या उनको सजा दिला पाई सरकार? उससे पहले 2020 में भी ये कांड हुआ था जहरीली शराब का, और उससे पहले खूब कांड हुए। भिवानी में भी मैम गेट पे एक ठेका था, उसमें 50 के करीब आदमी मर गए थे। 87-88 की बात कह रहा हूँ, बहुत पुराने जमाने की। एक और चीज आती है, भाई इसका हल क्या है? देखिए, हरियाणा विकास पार्टी ने सरकार बनाई थी 1996 में और एक नारा दिया था कि हम शराबबंदी करेंगे, और उन्होंने वायदा पूरा किया भी, शराबबंदी हुई। लेकिन जब सरकारी शराबबंदी होगी तो इतनी शराब बिकेगी जो सरकारी तौर पे बिका करती हरियाणा में, उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक बिकने लगी। वजह ये थी कि लोगों को ये विश्वास नहीं था कि ये पता नहीं कब सप्लाई बंद हो जाए, जितनी पी जाए पी लो, तो वो भी गलत होता है। तो ये कोई हल नहीं है शराबबंदी होना। तो 2 साल के अंदर अंदर वो कदम वापस लेना पड़ा और उससे सरकारी खजाने को बड़ा लॉस हुआ। अब एक चीज और देखिए, दोहरे मापदंड तो है इस देश में। भाई हमारा पड़ोसी राज्य है दिल्ली, तो उसमें एक मंत्री बंद है आम आदमी पार्टी का, एक सांसद भी बंद है, कई और आदमी बंद है। उन पे आरोप ये है कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, नई पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी, जिससे सरकार को, दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ और उसके कारण वो बंद कर दिए।
लेकिन विडंबना ये है कि पैसे के नुकसान के कारण तो मंत्री जेल में जा सकते हैं, लेकिन आदमी का जो नुकसान हुआ है, जो एक बहुत बड़ी स्थिति होती है कि सरकार का जो पहला काम होता है वो अपने नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करना होता है। पैसे कमाना तो उसका सेकेंडरी काम है। तो जब जान और माल की हिफाजत ना हो और उसमें कोई मंत्री और इस तरह के जो बड़े कद्दावर अंदर ना जाए और सिर्फ ये हो कि एक्साइज पॉलिसी गलत बना दी, उससे सरकार को नुकसान हुआ, उसमें जेल में जा सकता है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। विडंबना भी मैं कह सकता हूं, ये विडंबना है भाई। ज्यादा जो जुल्म है वो ये है कि आपकी नाक के नीचे जहरीली शराब बिकी, लोग मरे पी के, ठीक है, और उस पर लीपापोती हो गई। तो ये चीजें हैं। देखो, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि शराब अपने आप में एक जहरीली वस्तु है, ठीक है ना, वो बंद होनी चाहिए और लोगों को संयम दिखाना चाहिए। लेकिन सरकार की भी ड्यूटी ये है कि जो बिल्कुल ही जहर है, जो अनऑफिशियली शराब है, उस पर तो बिल्कुल लगाम लगनी ही चाहिए। तो इससे ज्यादा तो हम क्या कह सकते हैं। बाकी सुधी जन है हमारे दर्शक, वो कम से कम ये है भाई, पहली बात तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि शराब नहीं पीनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर पीनी भी चाहिए तो आप उसको देख लें, जांच लें, क्या वो शुद्ध है, सही सोर्स से आई है, ठीक है ना। ठीक है सर, हम तो यही कह सकते हैं। चलिए मैं अब दीप कमल जी और भूपेंद्र जी के पास एक एक करके आता हूं। पहले भूपेंद्र जी, बड़ी सारे आरोप आप लोगों पे लगे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि सरपंच की जिम्मेवारी है। मैंने ये कहा कि जहां पर ये धंधा होता है वहां के लोगों को सहायता करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको इतला देनी चाहिए, जो कि वो इतला नहीं देते। मैंने ये कहा, मैंने किसी की जिम्मेवारी की बात नहीं की। दूसरे, इन्होंने सोनीपत की बात की। जो सोनीपत में शराब के मामले में पकड़ा गया था, उसके गोदाम और मकानों का और बुलडोजर चलाने का काम हमारी सरकार ने किया और उनको तुरंत गिरफ्तार करके और उनको अंदर ठोकने का काम किया। देखिए, ये तो सारा सिस्टम ये भी जानते हैं कि न्यायालय का है। जब केस न्यायालय में चला जाता है तो वो उसमें सरकार का कुछ नहीं रहता। वो न्यायालय में किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से समय लगता है और किस समय से कितने समय में सजा होती है, ये सब लोग जानते हैं। उनका केस न्यायालय में चला हुआ, उसको किसी किस्म की कोई रियायत देने का काम सरकार ने नहीं किया। दूसरे भी लोग जो पकड़े गए, हमने कम से कम सोनीपत में 8-10 जो इसमें संलिप्त थे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, उनको अरेस्ट करने का काम किया है। जमानत देना ना देना ये तो देखिए ये तो न्यायालय का काम है, इसमें सरकार का तो कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही, हम क्यों नहीं अरेस्ट करते? इन्होंने शराब की पॉलिसी जो बनाई, क्या इनके 3 आदमी जेल में नहीं है? क्या वो सरकार के बगैर कार्रवाई के जेल में चले गए? जो इन्होंने जिस तरह से ट्रांजैक्शन की, पैसे की लूट मचाई, वो सारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ये कहते हैं कि ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। मैं ईडी का मिसयूज हो रहा था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 339 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे लोगों को, जो पार्टी है उसको भी आप पार्टी बनाने की बात की है। ऐसे लोग भी हमारी पार्टी पर, हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो मैं इन्हें ऐसे लोगों को क्या कहूँ? उनके जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि ये जो मौतें हुई है बहुत दुखद है और इनकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इस मामले में चाहे कोई किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लोकदल का हो, हमारी सरकार किसी को बख्शेगी नहीं और उनको ऐसी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो एक मिसाल बने और आगे किसी की ऐसे काम करने की हिम्मत ना हो। चलिए मनवीर जी, आते हैं आपके पास आता हूँ। दीप कमल जी, कई सारे आरोप आप लोगों पे भी लग रहे हैं और आपने, क्योंकि मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा उन आरोपों को रिपीट करके, आपने सबके आरोपों को सुना होगा। मैं चाहूंगा प्लीज आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। सरकार की आलोचना के रूप में हो, चाहे प्रशासन की विफलता के रूप में हो, इस घटना की और ऐसी जो घटना करते हैं उन लोगों की जितनी आलोचना, जितने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग हो सके वो कम है। हम सबको ही इसके लिए और ज्यादा सख्ती से बात करनी चाहिए और उसमें अगर आप यूं कहें कि आज हम सरकार में हैं और हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है तो हम वो भी सुनने को तैयार हैं। लेकिन ये बुराई खत्म होनी चाहिए कि कैसे लोग कुछ पैसों के बचाव में, कुछ के लालच में कोई ऐसी चीजें खरीदते हैं
और जब हम इसको एक सामाजिक बुराई कहते हैं तो उसके अंदर ये नहीं है कि जैसे हमारे नेहरा जी कह रहे थे कि पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठे रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर एक कोई व्यक्ति कोई कहीं किसी छोटी दुकान पर ऐसी अवैध शराब बेच रहा है, या अपने घर से बेच रहा है, या अपने खेत से बेच रहा है, या कहीं पर बना रहा है, उसके आसपास के लोग उसको इग्नोर करते हैं, या उससे कहीं ना कहीं या तो डरते हैं या यूं सोचते हैं कि इसने अपना रोजगार चला रखा है, हम क्यों बुराई लें इसकी शिकायत करके। हमारा मकसद उन लोगों के लिए है कि जो इसको इग्नोर ना करें या यूं ना सोचें कि ये तो इतने लंबे समय से कर रहा है, अब तक तो कभी कोई हादसा हुआ नहीं है, या ऐसी कोई हम क्यों बुराई ले, हम किसी पंगे में क्यों पड़े। वो लोग कम से कम इसकी जल्द से जल्द सूचना दें, पुलिस को दें, अधिकारियों को दें, जिला उपायुक्त को दें, जो और संबंधित लोग बनते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनको दें। इसको इग्नोर ना करें, ये मानकर ना चलें कि फला चीज तो इतने समय से हम देखते आ रहे हैं कि ये व्यक्ति करता रहा है, या ऐसे ऐसे मौकों पर ऐसी शराब आती है। हमने भी देखी है बचपन में कि शादियों के वक्त लोग जो हैं ऐसी शराब का इंतजाम करते थे कि बड़ी बड़ी जो कैनियां हैं, टंकियां उनको मिल जाएं कहीं से थोड़ी सस्ते में, और शराब क्योंकि ज्यादा लोग आते हैं शादियों में तो उसके लिए ऐसे इंतजाम करते थे। लेकिन उसमें हादसे भी होते हैं और बड़े गंभीर हादसे होते हैं। मैं तो अभी देख रहा था कि पंजाब में तो 3 साल पहले 123 लोग मर गए थे ऐसी जहरीली शराब पीने से, और दूसरे राज्यों से भी हमारे पास ऐसी बातें आती। जहां कहीं पर भी हो, देखिए पुलिस की सख्ती जाहिर तौर पर तब होगी जब उनकी जानकारी में आएगी। एक गश्त हो सकती है कि हाँ बीच बीच में निगरानी रखी जाए खुफिया तंत्र के जरिए, या कोई भी इनपुट्स मिले तो उस पर कार्रवाई करे पुलिस। लेकिन जितना सहयोग आम लोग कर सकते हैं उसका मुकाबला नहीं है। और आप हमारी आलोचना फिर से कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को मत रोकिए कि हम ये ना कहें कि ये सामाजिक बुराई है और इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर आरोप लगाकर, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देंगे, और सरकार अगर कहेगी कि लोग भी साथ देते तो वो बोलने नहीं देंगे। फिर हम कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? आप विपक्ष के लोग हैं, आप साथ में ये कहिए कि सरकार की विफलता होगी, लेकिन लोग भी तो देखते रहे अपने आसपास, जाने तो उनके लोगों के बीच की जा रही है, वो भी तो ज्यादा गंभीरता से काम करें। तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी रूप में पॉजिटिव सोच के साथ, और अगर हम यहाँ बैठे हैं, स्क्रीन पर बैठे हैं, मौका मिल रहा है तो पॉजिटिव बात कहनी चाहिए। तो जो लोगों की जानें बचाए आने वाले वक्त में, उसमें सिर्फ यहां भर से अपना जिम्मेदारी नहीं समझ लेनी चाहिए कि हमने किस पर आरोप लगा दिया और क्या कह दिया। बार बार खरखोटा के गोदाम का 2020 का जिक्र कोई लेके आता है, या पानीपत का लेकर आता है। आज तक किसी ने कभी ये नहीं बताया कि उसमें यहां से यहां और यहां कोई जेजेपी का या बीजेपी का नेता शामिल था। सिर्फ यह है कि इनकी सरकार थी और ऐसे काम संरक्षण के बिना नहीं होते। बस ये कहकर और बड़ा अच्छा हो जाता है कि हाँ इस्तीफा दे दे, या यूं कर दे, या घर भरे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मोटे तौर पर कलेक्शन हरियाणा का 4 साल में 2 गुना हो चुका है। 6,000 करोड़ रुपए एक्साइज कलेक्शन था जब हमारी सरकार आई थी, आज 11,000 करोड़ रुपए उसका एक्साइज कलेक्शन है हरियाणा का। ये तभी है जब ऐसी शराब जो अवैध बिकती थी, बिना एक्साइज का टैक्स दिए बिकती थी, गलत तरीके से दूसरे राज्यों से आती थी, उसमें भारी कमी आई है। और अगर अब भी कुछ लोग कर रहे हैं तो हम उनको भी पकड़े, उनका भी गला पकड़े, क्या दिक्कत है? ठीक है, 100% इसको खत्म करना है। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं जो 3 साथी हैं हमारे अलग अलग सियासी दलों से, एक पॉइंट निकल कर आया, क्योंकि बीजेपी हो या जेजेपी हो, इनके लगातार मैं जो बात कर रहा हूं इनके नेताओं के साथ या जो सुन रहा हूं, सब लोग अपनी गलती को स्वीकार, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं तो एक लाइन होती है कि उसके आगे नहीं जा सकते, बट वो लोग मान रहे हैं कि चूक कहीं ना कहीं हुई है। एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि सामाजिक जिम्मेदारी, ये भी एक सत्य है कि क्या ये संभव नहीं है? क्योंकि ये मेरी भी जानकारी में है कि अलग अलग जगहों पर, राज्यों में कई लोग अपने घर से भी काम करते हैं, छोटे छोटे दुकानें होती हैं, उन दुकानों में भी रख कर वो इस तरह की शराब बेचते हैं। तो विद्रोही साहब, थोड़ा उस पॉइंट पे भी एक बात जरूर आप कहिए, सामाजिक जिम्मेदारी कितनी जरूरी है? धर्मराज जी, मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को भी सहयोग करना चाहिए और सूचना देनी चाहिए, और लोग देते हैं। क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि अंबाला यमुनानगर में जहां ये शराब कांड हुआ है, क्या लोगों ने शिकायत नहीं की थी? क्या राजनीतिक दलों ने या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अखबारों के माध्यम से आवाज नहीं उठाई थी? उठाते हैं लोग, पर नहीं होता। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और दूसरी, हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय यह है कि जब एक आम आदमी को पता चल जाता है कि सस्ती शराब, कच्ची शराब कहां मिलेगी, फिर पुलिस और प्रशासन और आबकारी विभाग को पता क्यों नहीं चलता? हर गांव में पुलिस की बीट होती है, एक
सिपाही की विशेष ड्यूटी होती है 1 या 2 गांव की, बड़ा क्षेत्र है तो 5 गांव की भी, क्या उसका गांव में कोई संपर्क नहीं होता ही नहीं है, कोई गांव में जाता ही नहीं है। केवल मात्र पुलिस वसूली में लगी रहती है या नेताओं की सुरक्षा में लगी रहती है। दुर्भाग्य यह है कि हमारा जो पुलिसिंग का सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। और आबकारी विभाग तो खुलेआम मंथली लेता है, सबको पता है, ठेकों से भी मंथली लेता है। भाई दीप कमल ने कहा कि भाई रेवेन्यू बढ़ गया। भाई दीप कमल जी, आप पुराना रेवेन्यू देख ले, हर साल रेवेन्यू तो बढ़ता ही बढ़ता है। आपकी सरकार ने ज्यादा ठेके खोल दिए तो हो सकता है और ज्यादा रेवेन्यू हो गया। बहुत से लोगों ने प्रस्ताव दिए कि वे ठेके नहीं खुलने चाहिए, फिर भी खुल जाते हैं। स्कूलों के सामने आपने बना रखा, ठेके खुल जाते हैं। आप समाज व्यवस्था की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो रेवाड़ी में गांधी मूर्ति के सामने एक ठेका खुल गया था, लोगों ने खूब आवाज उठाई, फिर भी पूरे सेशन तक नहीं उठा, आपके राज में खुला था। तो ये बस स्टैंड के सामने खुल जाता है, धर्मशालाओं के सामने खुलता है। क्या सरकार जो ठेके खोलती है, क्या मापदंड देखती है कि भाई सरकार ने जो तय कर रखा है कि भाई सामान्य, मैं खत्म कर रहा हूँ, जल्दी सर, बड़ी गंभीर बात कि भाई इन जगह नहीं खुलने चाहिए, नहीं देखती। दूसरी बात, आप कितने गंभीर हैं, मैं कोई आप पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगा रहा। हमारा गुड़गांव का एक साथी अभी यूपी में उस पर आरोप लगे, रेव पार्टी करता है, वो हमारे नशे का एम्बेसडर है। जब आपकी सरकार रेव पार्टी करने वालों को नशे का एम्बेसडर बनाएगी तो आप सहज अनुमान लगा लें आप कितनी जांच करते हैं और क्या आपकी प्रतिबद्धता है और उसको किस तरह नगण्य रूप से बताया जा रहा है, सबको पता है। तो मैं उसको बचाया भी जा रहा है। चलिए ठीक है, गंभीरता नहीं है, मैं ये कहना ठीक है विद्रोह जी। रजत जी, फाइनल कमेंट सर। म्यूट है शायद रजत जी आपका। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी, दीप कमल जी ने जो बात कही उसी को थोड़ा आगे लेके जाना चाहूंगा। दीप कमल जी ने बात कही कि जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। देखिए, जिम्मेवारी तो धर्मराज जी, बात ऐसा है कि अगर कोई आज की डेट में अगर कोई अवैध फैक्ट्री चलाता है या कोई अवैध काम करता है तो जनता के मन में ये होता है कि भाई इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है ऊपर जो बैठे लोग हैं इसकी पहुंच ऊपर तक होगी, क्या पता ये अवैध है नहीं है, और अगर चला रहा है अवैध रूप से तो सच में इसका कुछ ना कुछ ऊपर कनेक्शन होगा, संरक्षण होगा, इसके ऊपर किसी का हाथ होगा। इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है? तो आम लोग तो वैसे ही डरते हैं गुंडा तत्व से। तो अगर ये इस हिसाब से सरकार में ऊंची पहुंच रखने वाले कोई लोग हैं और वो अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो स्थानीय लोगों में कहाँ इतनी हिम्मत होती है कि सरकार से कोई टक्कर ले ले। और जहां तक बात ऐसी है, ऐसे तो जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं थाने से जाके छुड़ा लेते हैं इनके नेता, जमानत तक और कोर्ट तक तो बहुत बात की बात आती है। मैं ये आपको वाक्य जो बता रहा हूँ ये ऐसा फतेहाबाद में हो चुका है, ऐसा सिरसा में हो चुका है, ऐसा रानिया में हो चुका है। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो नेता जो हैं वो खुद थाने को फोन करके इनको छुड़वा लेते हैं। तो कहां से बिकना बंद होगा, कहां, और वो फिर धमकाते हैं कि आप करा लो अब हमारे को अंदर। तो ऊपर हाथ है, संरक्षण है। दूसरा भी इन्होंने कहा कि कोई नाम बताओ, पानीपत का नाम ले दिया। तो पानीपत के अंदर अखबार खोल के देखें या कुछ उसको आर्काइव में जाके देखें, इनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नाम है सतेंद्र सिंह राणा। लिकर थेफ्ट केस के अंदर अरेस्ट हुए थे वो चंडीगढ़ के अंदर, और जब शराब चोरी पानीपत का जो संभालका का था उससे पहले भी एक बार ही हो चुका है, वो भी शराब चोरी का केस था। तो ये भी मैं इनको बता दूं, मैं अवॉइड करता हूं ऐसी कोई बात मुझसे कोई ना ही पूछे तो अच्छा, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कई बार ये मजबूर कर देते हैं, यहाँ चैनल पे आके बोल देते हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं तो नाम लेके बताओ। नाम लेना तो बहुत से अखबारों की सुर्खियां बहुत सी बनी हुई है आपके नेताओं के नाम है, तो क्यों? मैंने पहले भी आपको बोला, मैं इन चीजों की ऐसी राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ ताकि एक सोशल मैसेज जाए और सरकार की अकाउंटेबिलिटी को देखिए। जिम्मेवारी तो तय है सरकार की, बिल्कुल जिम्मेवारी, ये पूरा का पूरा आप इससे वो नहीं कर सकते। और इसको आप अब अगर आप बोलते हो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने ये बड़ी से बड़ी धाराएं लगा दी, तो अब तो आप इतने लोग मर गए, उनका जिम्मेवार वो जिनकी मौत हुई वापस नहीं लौटेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स तो पहले से ही अपनाए जाने चाहिए, उसके लिए बाकायदा एक बड़ा विभाग है और फैक्ट्री है OCS करके, डिस्टिलरी है वहां पे, उसके लेवल में। मनवीर भाई, फाइनल कमेंट आप कुछ, आप बीच में कुछ?
ठीक है, इसका क्या कहते हैं, जटवाड़ के बीच में, कहीं अम्बाड़ा के बीच में है। ठीक है सर, वक्त की कमी है। रजत जी, मनवीर जी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूं कि वो अपनी गलती मान रहे हैं, सरकार का जो खोट है या जो दोष है उसको वो स्वीकार करते हैं, क्या वो आज ये विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? इसके साथ ही एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे सामाजिक बुराई का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन ठेकों का क्या होगा हरियाणा में जो ठेके ही अवैध हैं? इसका एक एग्जाम्पल है कि बहादुरगढ़ में कोर्ट परिसर के साथ में दीवार में सरकारी जगह पर ठेका ही अवैध है, जिसकी शिकायत सीएम विंडो पे भी हो चुकी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शराब अवैध से भी बड़ा लेवल है, पूरे के पूरे हरियाणा में जाने कितने सैकड़ों ठेके ही अवैध खुले हुए हैं, वहां पे ठेके भी अवैध, शराब भी अवैध, सब कुछ अवैध है। और इस सरकार में सीएम विंडो पर भी शिकायतें हो चुकी, कुछ नहीं करती है सरकार। ये सिर्फ यहाँ आकर के झूठी सच्ची बातें बोल के लिपापोती करती है और कुछ नहीं। और जो उच्चतम न्यायालय तक के बयानों से छेड़छाड़ करती है, वो पार्टी आज ऐसी व्यवस्थाओं के साथ भी छेड़छाड़ करने से गुरेज नहीं कर रही जिस व्यवस्था से लोगों की जाने जा रही हैं। इस सरकार को शर्म करनी चाहिए, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो लोगों की जान माल की कुछ तो आप देखिए कि क्या कर रही है ये सरकार, का काम क्या है और वो कर क्या रही है। जो रक्षक है वो भक्षक बन गए हैं। ठीक है सर। अमित नेहरा, वरिष्ठ पत्रकार। सर, ओवरऑल एक जो प्रोस्पेक्ट मुझे समझ में आ रहा, जितनी भी सरकारें हरियाणा में आज तक रही हैं पिछले 3-4 दशकों में, जैसा कि कई बार ये बात निकलकर सामने आई कि हर सरकारों के दौरान ऐसा हुआ, आपने भी जिक्र किया कि सोनीपत में हुआ, उसका स्टेटस क्या है। जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आप कोई नज़ीर क्रिएट नहीं कर पाते। अगर कोई कार्रवाई के नाम पर कोई नज़ीर होता, एक डर बनता, तो शायद ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले डरते। शायद अब तक जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने ऐसी घटनाओं पर कोई नज़ीर स्थापित नहीं किया, और वो अब भी नहीं हो रहा। देखिए धर्मराज, मैं एक बड़ी रोचक घटना आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बड़ा मजा आएगा उसमें सुनने में, और प्रतिभागी है वो भी बड़े लाभान्वित होंगे इससे। ये बात 2001 की है। मैं भी पत्रकारिता में नया नया आया था, 2-3 साल ही हुए थे मुझे आए पत्रकारिता में। तो 2001 में हिसार शहर में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई तो उसके बाद लंच हुआ, और लंच के बाद फिर पत्रकारों को कह दिया कि एक बार थोड़ा सा रुकना। तो हर पत्रकार को लिफाफे देने शुरू कर दिए पुलिस वालों ने, एनवेलप सफेद रंग के, और साथ में एक रजिस्टर भी आया उसके लिफाफों के साथ। बोले जी सर साइन और कर दीजिए, आपका नाम और साइन। तो कुछों ने कर दिए शुरू में जिन्होंने लिफाफे खोले नहीं थे। तो जब 5-6 पत्रकारों ने साइन कर दिए तो एक पत्रकार ने बोला भाई खोल के देख तो ना क्या है और ये साइन किस पे कराए जा रहे हैं। तो जब लिफाफा खोला तो उसमें 500 रुपए निकले, सभी ने खोला तो 500 रुपए थे लिफाफों में। और जब देखा भी आप साइन कहाँ करवा रहे हो, तो देखा तो उस पे लिखा हुआ था ऊपर कि आप पुलिस के मुखबिर हैं और आप समय समय पर पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना दे के उसका मनोबल बढ़ाते हैं और उसको। तो ये एकदम शॉकिंग इंसिडेंट था। सभी पत्रकार एकदम वो कहते ना कि शौक में आ गए, भाई ये क्या हुआ। लेकिन ये हंसने की बात नहीं है। बात ये है कि जब से मोबाइल ज्यादा शुरू हुआ, ईमेल ज्यादा शुरू हुई और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है सर, उससे क्या हुआ कि अपराधी को पकड़ना आसान हो गया उन माध्यमों का प्रयोग करके। लेकिन जो मुखबिर व्यवस्था थी, जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, हर गांव में मुखबिर होते थे, वो खत्म हो गई। पहले पुलिस पैसे भी देती थी, उनको संरक्षण भी करती थी, बदले में पैसे वो तो सूचनाएं देती आते हैं, पता नहीं उन पैसों का हिसाब किताब नहीं ले सकते हम, पैसे तो अभी भी आते हैं। वो ऑफिशियल थी। आप धर्मराज मेरी बात सुने, समझे, वो मुखबिर सिस्टम जो मैनुअल सिस्टम था वो कोलैप्स कर दिया पुलिस ने, भाई नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में। ठीक है सर,
आपने गूढ़ बात बताई है और बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस से बड़ा इंटेलिजेंस तो कुछ हो ही नहीं सकता, और सबसे ऑथेंटिक इंटेलिजेंस हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस को माना जाता है। दीपकमल जी, वक्त की पाबंदी है, बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं, फिर कभी हम आएंगे इस इशू को लेकर तो बात करेंगे, आपसे जरूर जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, दीपकमल जी, रजत जी, मनवीर छिल्लर जी, अमित नेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।